Good afternoon, everyone. Myself, Ram Lavansi. So, agenda of today's session, we talk about what is C++ programming language. C++ programming की सीरीज में आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, राइट. सो जैसा कि आप लोग, आई होप कि आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग अच्छे से की होगी. देन उसके बाद अगर आपने सी प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स आपको नहीं भी आते, तब भी आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं. क्योंकि हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग करने वाले हैं. सो प्री रिक्विजिट ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, आपको बेसिक्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो हम इस सीरीज में देखने वाले हैं. सो फर्स्ट, सी प्लस प्लस is a cross-platform language that can be used to create a high-performance applications. C++ was developed by Vijrane Stromstrup as an extension to the C language. C++ gives programmer a high level of control over system resources and memory. Why use C++? जैसा कि आपको पता है, गेम डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जो प्रोग्रामिंग यूज होती है वो है आपकी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दूसरा ये है कि C++ प्रोग्रामिंग का पॉपुलर होने का एक और रीजन है कि जितनी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा और पाइथन, उससे फास्ट एग्जीक्यूट होती है आपकी C++ प्रोग्रामिंग. ऐसा क्यों? क्योंकि जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम से वो डायरेक्टली हार्डवेयर से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, जबकि जावा या पाइथन के प्रोग्राम डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करता है. सो यहां पर हम देखने वाले हैं, सी प्लस प्लस इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that evolved from the C language to include an object-oriented paradigm. It is compiled an imperative language. Because C++ is a middle-level language, it can be used to program both low-level like drivers and kernels and high-level programs like games, GUI, desktop application, etc. Both C and C++ have the same core grammar and code structures. जैसा कि आपको पता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज: लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड मिडिल लेवल लैंग्वेज. सो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग किस कैटेगरी में आती है? मिडिल लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में. सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का यूज करके आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, साथ ही साथ आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं. जबकि जावा या पाइथन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन और इंटरप्राइज एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं. बट हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आज भी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में ही बन रहे हैं. सो सी प्लस प्लस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो आज हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि हम जो सी प्लस प्लस पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जैसा कि आपको पता है, सी प्लस प्लस इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट. तो सबसे पहले हम सी प्लस प्लस फंडामेंटल्स में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस एंड व्हाट इज मेन मेथड, व्हाट इज नेम स्पेस, व्हाट इज आउटपुट फंक्शन इन सी प्लस प्लस, व्हाट इज इनपुट फंक्शन ऑफ सी प्लस प्लस. और कुछ बेसिक प्रोग्राम्स हम यहाँ पर देखने वाले, लाइक सिंपल प्रोग्राम से हेलो वर्ल्ड यूजिंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग. देन उसके बाद आप देखेंगे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, आउटपुट फंक्शंस, देन इनपुट आउटपुट पे बेस्ड कुछ बेसिक प्रोग्राम भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं. देन उसके बाद में आप पढ़ेंगे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, देन इनपुट फंक्शन. उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स. सो ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें, बेसिकली सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स आप सबसे पहले पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मोडुलो ऑपरेटर, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं. देन उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स. इफ यू वांट टू कंपेयर समथिंग देन वी शुड गो फॉर रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, डबल इक्वल और नॉट इक्वल. इफ यू वांट टू कंपेयर समथिंग देन वी शुड गो फॉर रिलेशनल ऑपरेटर्स. Then logical operators. If you want to combine more than one conditions, then we should go for
लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम देखने वाले हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। देन उसके बाद आप पढ़ते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। सो इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स अवेलेबल, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नोट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर और बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर्स। देन उसके बाद साइज ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर जिसे बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस, व्हाट इज ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, और हम इसकी टेबल भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस ऑपरेटर की क्या प्रेसिडेंस होती है और किस ऑपरेटर की क्या एसोसिएटिविटी होती है। सो दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। उसके बाद सी प्लस प्लस फंक्शंस की अगर हम बात करें, प्री डिफाइंड फंक्शंस तो हम सी प्लस प्लस में यूज करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप सी प्लस प्लस में यूजर डिफाइंड फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम वो यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें आप क्लास बनाएंगे, सो क्लास के अंदर, क्लास के अलावा मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शंस, तो उसके लिए आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। तो बेसिकली फंक्शन की 4 वेरिएशंस हम देखने वाले हैं, टेकिंग नथिंग, रिटर्निंग नथिंग, टेकिंग समथिंग, रिटर्निंग नथिंग, रिटर्निंग समथिंग, टेकिंग नथिंग, और टेकिंग समथिंग एंड रिटर्निंग समथिंग। ये 4 वेरिएशंस ही आपकी हमेशा यूज होंगी। और साथ ही साथ हम सी प्लस प्लस के बाद डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए आपको रिकर्सन, दिस इज अ पार्ट ऑफ फंक्शन, अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन। रिकर्सन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि रिकर्सन क्या होता है, किस तरीके से रिकर्सन का यूज करके आप प्रोग्राम बना सकते हैं। जब हम ट्री या फिर कुछ सर्चिंग सॉर्टिंग अप्रोच पढ़ेंगे, एल्गोरिदम्स देखेंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं रिकर्सन का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो रिकर्सन आपको आना चाहिए, right? So this is the functions. Then after discuss function, we also talk about C++ string. C++ में string is a predefined class. So in C++ string can have also a predefined functions. तो जो आपने C में अगर string पढ़ा होगा तो वहां पर भी कुछ string के functions आपने देखे होंगे, लेकिन C++ में यहाँ पर भी आपका string के कुछ predefined functions हम देखने वाले हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सॉल्व करते हैं तो उसके लिए स्ट्रिंग के फंक्शन आना आपको जरूरी है। सो नेक्स्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सी प्लस प्लस इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आपको पता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब कब बोलते हैं, जब वो लैंग्वेज इन 4 टर्म्स को फॉलो करती है। सबसे पहला आता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है हाइडिंग नॉन एसेंशियल डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। जो इंफॉर्मेशन यूजर के लिए जरूरी नहीं है उसे हाइड करना ही कहलाता है एनकैप्सुलेशन। हम यहाँ पर एनकैप्सुलेशन में डेटा को हाइड कैसे करते हैं, सो वी कैन यूज एक्सेस स्पेसिफायर लाइक प्राइवेट। अगर आप चाहते हो कि उस क्लास का डेटा क्लास के बाहर डायरेक्टली एक्सेस ना हो, तो हम क्या यूज करते हैं, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं उस क्लास के लिए। देन तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में बेसिकली सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ साथ आप देखेंगे क्लास की अगर हम बात करें, इफ यू वांट टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, देन वी शुड गो फॉर अ क्लास। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शंस। क्लास किस किस का कलेक्शन होता है, मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शंस। सो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट दिस इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जो क्लास का वेरिएबल्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। सो नेक्स्ट, क्लास की अगर हम बात करें, एक्सेस स्पेसिफायर, जैसा कि मैंने अभी आप प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। एक्सेस स्पेसिफायर कैन स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शंस, राइट। एक्सेस स्पेसिफायर उस पर्टिकुलर मेंबर डेटा मेंबर फंक्शन की या क्लास की बाउंड्री बताता है कि आप उसे कहां तक एक्सेस कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, ठीक। द नेक्स्ट, एक्सेस स्पेसिफायर के बाद कंस्ट्रक्टर एंड इट्स टाइप। सो कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें
constructor is also part of a class. So constructor is a special member function in a class. It is used to initialize a user defined data type. जो user defined data type आप बना रहे हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए और उसको मेमोरी एलोकेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. सो अगर आपने कोई क्लास बनाई उसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा तो कंपाइलर उसमें ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्या कर देता है, ऐड कर देता है. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर available in C++ programming: default constructor, copy constructor and parameterized constructor. सो कंस्ट्रक्टर के हम कुछ रूल्स भी देखेंगे, जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. देन नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर के बाद आता है डिस्ट्रक्टर. कि सर डिस्ट्रक्टर इज आल्सो स्पेशल मेंबर फंक्शन इन अ क्लास. इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द मेमोरी. जो मेमोरी कंस्ट्रक्टर ने एलोकेट की थी, अगर उस ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होता है तो डिस्ट्रक्टर उस मेमोरी को फ्री करने का काम करता है. कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो मेमोरी एलोकेट होगी वो कहां पर एलोकेट होगी, इनसाइड हीप एरिया. तो हीप में जो मेमोरी एलोकेट हुई उसको रिलीज करने का काम करता है डिस्ट्रक्टर. डिस्ट्रक्टर इज आल्सो पार्ट ऑफ अ क्लास. सो नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे यूज ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. अगर आप किसी फंक्शन की डेफिनेशन या किसी क्लास के स्टैटिक वेरिएबल्स को क्लास के बाहर एक्सेस करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं तो वी कैन यूज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. तो C++ में किसी फंक्शन की डेफिनेशन आप क्लास के अंदर भी दे सकते हैं और क्लास के बाहर भी दे सकते हैं, राइट. तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपका वहां बहुत यूजफुल है. एनकैप्सुलेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि हाइडिंग नॉन एसेंशियल डिटेल्स फ्रॉम द यूजर, नोन एज एनकैप्सुलेशन. कैसे हाइड करेंगे, यूजिंग, कैसे हाइड करेंगे, यूजिंग. तो एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है हाइडिंग नॉन एसेंशियल डिटेल्स फ्रॉम द यूजर. तो कैसे हाइड करते हैं हम, यूजिंग प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर. Then next we talk about inheritance. Inheritance की अगर हम बात करें, passing properties from one class to another class is known as inheritance. C++ में 5 टाइप्स की inheritance होती है: single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, hybrid inheritance and hierarchical inheritance. There are 5 types of inheritance available in C++ programming language. Then नेक्स्ट इनलाइन फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो कंपाइल टाइम पर ही क्या हो जाता है, कॉल. ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं इनलाइन फंक्शंस, राइट. देन फ्रेंड फंक्शन. अगर आपको किसी भी क्लास की प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को क्लास के बाहर डायरेक्टली एक्सेस करना है तो आप फ्रेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं. बट ये फ्रेंड फंक्शन जो है वो एनकैप्सुलेशन के रूल को क्या करता है, वायलेट करता है, राइट. देन स्टैटिक मेंबर्स. स्टैटिक मेंबर्स की अगर हम बात करें तो C++ में स्टैटिक मेंबर डेटा होता है और एक स्टैटिक मेंबर फंक्शंस भी होता है. स्टैटिक मेंबर डेटा और स्टैटिक मेंबर फंक्शन को आप क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं. द नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स. तो C++ में बेसिकली 2 टाइप्स की पॉलीमॉर्फिज्म होती है. एक होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत ही आता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग. दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत आता है आपका फंक्शन ओवरराइडिंग, जिसको हम इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग वर्चुअल फंक्शन. फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है फंक्शन नेम सेम बट पैरामीटर्स आर डिफरेंट. फंक्शन का मतलब एक ही नाम से आप मल्टीपल फंक्शंस बनाएंगे, फंक्शन का नाम तो सेम होगा बट उसमें आप जो एज अ पैरामीटर पास कर रहे हो, पैरामीटर क्या होना चाहिए, डिफरेंट. डिफरेंट इन द सेंस in the number of parameter or it may be changed the data type of the parameters are also known as different parameter. Then operator overloading. जो ऑपरेटर पहले से बने हुए आप उन्हीं ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हो. फंक्शन ओवरराइडिंग. सेम नाम का फंक्शन एक बेस क्लास में भी होगा और एक डिराइव्ड क्लास में भी होगा, तो उसको हम वर्चुअल फंक्शन के थ्रू क्या करने वाले हैं, इंप्लीमेंट. सो नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं
डिफॉल्ट एक कॉन्स्ट कीवर्ड भी होता है कॉन्स्ट। इफ यू वांट टू डिफाइन कांस्टेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, अगर आपको ऐसा कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो तो आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हो। और अगर आपने मान लीजिए फंक्शन को कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया तो आप उसे ओवरराइड नहीं कर सकते। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो बेसिकली there are two types of error in C++ programming. First one is syntax error. Second one is लॉजिकल एरर। जो सिंटेक्स एरर होती है उसी को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। जब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर देते हो तब तक आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं होगा। दूसरा होता है आपका रन टाइम एरर, ठीक। और रन टाइम एरर को हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। की मान लीजिए अब अगर आपने लॉजिक गलत लगा दिया तो वहीं से आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। टू ओवरकम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन वी शुड गो फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आप 3 कीवर्ड्स यूज करते हैं, ट्राई, कैच, थ्रो, ठीक। और एक्सेप्शन को हैंडल करने का फायदा यह है कि जिस लाइन की वजह से आपका कोड रुकता था उसको छोड़कर बाकी का कोड आपका प्रॉपर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक। और देन नेक्स्ट फाइल हैंडलिंग। अगर आपको अपना डेटा परमानेंटली स्टोर करना है या किसी फाइल में डेटा स्टोर करना है, कि आप अभी क्या होता है नॉर्मली जैसे आपने प्रोग्राम को रन किया तब तक आपका डेटा मेमोरी में रहेगा, जैसे प्रोग्राम टर्मिनेट होगा ऑटोमेटिकली आपका डेटा भी क्या हो जाएगा, लॉस्ट। बट मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा परमानेंटली क्या हो, स्टोर हो, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं क्या यूज करना पड़ेगा, फाइल हैंडलिंग। तो यहाँ पर बेसिकली हम कुछ क्लासेस देखेंगे, एफ स्ट्रीम क्लास, आई एफ स्ट्रीम क्लास, ओ एफ स्ट्रीम क्लास। सो बेसिकली एफ स्ट्रीम क्लास का यूज फाइल में रीडिंग और राइटिंग पर्पस के लिए करते हैं। आई एफ स्ट्रीम क्लास का यूज फाइल से डेटा को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। ओ एफ स्ट्रीम क्लास का यूज फाइल में डेटा को राइट करने के लिए यूज किया जाता है। अब आप यहाँ पर टेक्स्ट फाइल में भी डेटा रीड राइट कर सकते हैं और आप बाइनरी फाइल में भी डेटा को रीड राइट कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पस के लिए बाइनरी फाइल आपके लिए ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हम यहाँ पर फाइल हैंडलिंग का यूज करके एक प्रोजेक्ट भी आप बना सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप डेटाबेस यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना कंपलसरी, बिना प्रोजेक्ट के आपका सी प्लस प्लस किसी काम का नहीं होगा। साथ ही साथ इसके बाद हम एसटीएल पढ़ेंगे, दिस इज स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कलेक्शंस फ्रेमवर्क आपने सुना होगा, जैसे जावा पाइथन में कलेक्शंस फ्रेमवर्क होता है, वैसे यहाँ पर कुछ क्लासेस हम देखेंगे लाइक वेक्टर, ठीक। तो उस तरीके से आप डेटा स्ट्रक्चर को इसके थ्रू भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस सेशन कि हम इस सी प्लस प्लस की सीरीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू।